जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब एकदम ठीक ठाक होंगे। ठीक है, आप लोगों ने सहेली सोहेली बना ली होगी, काम अच्छे से कर रहे होंगे और थोड़े से केमिस्ट्री भी आप लोग समझ रहे होंगे। मुझे पता है आप लोगों को एग्ज़ाम की तो टेंशन रहती है, साथ ही साथ आपको जीएफ की भी टेंशन रहती है। ठीक है, तो कल की क्लास में हमने अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। कौन सा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत बड़ा चैप्टर था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो पूरे 1 महीने के अंदर हमारा कंप्लीट हुआ है। बहुत ज़्यादा बड़ा चैप्टर रहा। ठीक है, और आज हम उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे। साथ ही साथ मैंने आपको वादा किया था कि हम 20 जून तक क्या करेंगे, सिर्फ न्यूमेरिकल्स और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करेंगे। जो भी जितने भी आप लोगों के एग्ज़ाम में आ चुके हैं, ये सब के सब क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज भी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस हैं। और अगर ये क्वेश्चन आपके कंसेप्ट बेस्ड हैं तो इसका मतलब आप लोगों को इनको अच्छे से समझना पड़ेगा, और आपको मैं ये सब कुछ पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है, बस अब की बार थोड़ा आपको डेफिनेशन अलग मिलेगी, हर चीज़ें, काफ़ी सारी चीज़ें एक ही क्वेश्चन में कंबाइन मिलेगी। ठीक है, तो उससे आप लोगों को डरना नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को अगर ये क्वेश्चन समझने हैं तो आप लोग क्लास को पूरी देखिए। ठीक है, फिर आपको मैं गारंटी देता हूँ कि क्लास पूरी देखने के बाद आपके इन क्वेश्चन से कोई भी डाउट रहने वाला नहीं है। मैं अपनी गारंटी से आपको कह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलिसिस एंड हाउ डू फैराडेज लॉ अप्लाई टू इट। ठीक है, क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, में हिंदी में भी बता देता हूँ कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। पहले तो इसने यूँ पूछा है, फिर पूछा है कि जो फैराडेज लॉ है, वह जो फैराडेज के नियम्स है या लॉ है, वो इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर कैसे लागू किए जाते हैं, किस तरीके से वो इसके ऊपर काम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। अब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ और पिछली क्लासेस में जाने की कोशिश करो। 1 क्लास गए, 2 क्लास गए, 3 क्लास गए, 4 क्लास गए, 5 क्लास गए, 6 क्लास गए, 7वीं क्लास इलेक्ट्रोलिसिस पहुंच गए। इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोलिसिस में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उसका यूज़ करके हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाते हैं। क्या करवाते हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाते हैं। उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, क्या किया जाता है? नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन करवाई जाती है एक्सटर्नल बैटरी से, क्या देकर? इलेक्ट्रिसिटी देकर। ठीक है, समझ आया? इतना समझ आया क्या किया जाता है? मैं यहाँ समझा देता हूँ। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है, मैंने आपको पहले भी समझाया है। वैसे इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें आप लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्ज बोल लो चाहे उसको, या एनर्जी बोल लो। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी देकर सेल में नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इतना समझ आया? अब फैराडेज लॉ है जो, वो इसमें डिपॉजिट होने वाले सब्सटेंस के मास को कैलकुलेट करते हैं। अब इसके अंदर फैराडेज लॉ हम अप्लाई कैसे करते हैं, किस लिए अप्लाई करते हैं? हम अप्लाई इसलिए करते हैं क्योंकि जितना भी इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हमने क्या करवाई? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाई। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर 2 तरीके की चीज़ें बनेगी। जब मैं आपको समझाता हूँ पूरी तरह से कैसे। देखो, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ये प्रोसेस होती है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर 2 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होता है आपका एनोड और एक होता है आपका कैथोड। ठीक है, एक होता है कैथोड। ठीक है, जब आप लोग बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देते हैं तो जो केमिकल के अंदर, जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ये 2 पार्ट्स आप लोगों को पता ही है कि होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होता है, जब आप लोग बाहर से इसको इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, जब बाहर से आप लोग एक्सटर्नल बैटरी के साथ इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, देखो यहाँ समझो, मान के चलो ये कोई इलेक्ट्रिकल सेल है, यहाँ पर रोड रखी है, यहाँ पर भी रोड रखी है। ठीक है,
यहाँ पर सोल्ट ब्रिज है, मैं इसको भी सिंगल ही बना देता हूँ, इसको इससे जोड़ देते हैं, यहाँ वोल्ट मीटर लगा देते हैं, यहाँ पर हम केमिकल डाल देते हैं, यहाँ पर भी केमिकल डाल देते हैं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। डाल दिया, ठीक है, इसमें केमिकल डाल दिया हमने, ये एनोड हो गया और ये कैथोड हो गया, ठीक है, समझ आया इतना। अब इसमें आपने क्या किया, इस वाले पॉइंट को और इस वाले पॉइंट को आपने या फिर ऐसा करो, यहाँ से आपने अलग से तारें इसके अंदर डाल दी, ये डाल दी हमने तार, और यहाँ से हमने ये तार डाल दी और लगा दी एक एक्सटर्नल बैटरी लगा दी। क्या लगा दी, एक्सटर्नल बैटरी लगा दी, जिससे ये तारें कनेक्ट है। आपने यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद इसके अंदर जो ये सोल्यूशन है, इसके अंदर दो तरह की चीज़ें होंगी, एक एनायंस बनेंगे और एक केटायंस बनेंगे। क्या बनेंगे, एक एनायंस बनेंगे और एक केटायंस बनेंगे, क्योंकि सारा का सारा जितना भी ये होता है ये सब आयनिक फॉर्म्स होती है। क्या होता है, आयन होता है, आयन, एसिड, क्या होता है, एसिड होता है, क्या होता है, एसिड होता है। इतना समझे। अब जब आपने बैटरी से करंट पास किया, जब आपने क्या किया, बैटरी से करंट पास किया, तब जो एनायंस थे ना, जो एनायंस थे, जो जिसको पसंद करता है उसी के पास चला जाएगा, ठीक है। देखो एनायंस जो है वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, इनको क्या चाहिए, इनको एनोड चाहिए, और कैटायंस क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज, तो ये किस पर जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे। कहाँ जाएंगे, कैथोड पर जाएंगे, ठीक है। और कैथोड पर जाने के बाद कैटायंस रिड्यूस हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और एनायंस क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, एनायंस ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ आ गया। देन यही सब इसके अंदर प्रोसेस के अंदर होता है कि ऑक्सीडाइज हो जाएंगे और ये हो जाएंगे। अब ऐसा होता क्यों है, होता क्यों है, क्योंकि जो आपने बैटरी के साथ बाहर से करंट दिया है ना, वो जो आयंस है ना, जो इसके अंदर आयंस प्रेजेंट है इस लिक्विड के अंदर, उन आयंस की मूवमेंट को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, बढ़ा देता है। अब इसके अंदर बहुत सारा स्पेस है, क्या है, बहुत सारा स्पेस है। तो बहुत सारा स्पेस होने के कारण ये ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस करने लगते हैं, क्योंकि इनके पास बहुत सारा स्पेस है इसके अंदर, और स्पेस होने के कारण ये कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, क्या, आयंस। इसीलिए क्या होता है, जो जिसको जो पसंद करता है वो अपनी मर्ज़ी से वहाँ पर चला जाता है, और जो जहाँ पर वो जा रहा है, जहाँ पर वो जा रहा है वहाँ पर जो प्रोसेस होती है वो कर लेता है। और यहाँ पर आपको पता है रिडक्शन होती है तो ये रिड्यूस हो जाते हैं, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है तो ये ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इतना समझ आया, समझ आया या नहीं आया, ठीक है। और दोबारा से एक बार समझ लो कि जो एक्सटर्नल बैटरी आपने दी है, एक्सटर्नल बैटरी से आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी है, वो आयंस जो हैं, आयंस के जो आप मान सकते हो एक नेचुरल, जो आप आयंस का जो नेचुरल फॉर्म है, ठीक है, आयंस का जो नेचुरल कंडीशन है, उनके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करती है, उनके साथ रिएक्ट करने की कोशिश करती है। देखो मैं आपको डायरेक्टली बताता हूँ। देखो मान लो इसके अंदर कोई आयन है HCl, ठीक है, HCl आयन है, ठीक है, इसके अंदर भी HCl है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या ये HCl के साथ कोई रिएक्शन कर सकता है, या HCl किसी के साथ रिएक्शन करना चाहेगा, नहीं करना चाहेगा। क्यों नहीं करना चाहेगा, बिकॉज इट इज़ स्टेबल, स्टेबल है ये, इसके पास 17 और इसके पास 1, ये इसके साथ कंबाइन है, ठीक है, इसके साथ कंबाइन है, तो ये स्टेबल है, तो ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। इसीलिए अगर यहाँ पर खुद ब खुद कोई रिएक्शन होगी ही नहीं तो ये सेल काम नहीं करेगा। क्या ये सेल काम करेगा जब रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि रिएक्शन से ही सेल काम करता है, ठीक है। तो इसमें रिएक्शन नहीं तो सेल काम नहीं करेगा। इसीलिए हम बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये स्टेबल होने की बजाय, जब इलेक्ट्रिसिटी ये दी है आपने, ये इनको तोड़ देगी। किस में तोड़ देगी, H पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, दो भागों में तोड़ देगी, कैटायन और एनायन में। अब जिसको जो पसंद है, अब इन दोनों के साथ रिएक्शन की जा सकती है, इसके साथ भी रिएक्शन हो सकती है, उसके साथ भी रिएक्शन हो सकती है। अब यहाँ पर आप लोग खुद से रिएक्शन करवाते हैं, अपने आप यहाँ पर रिएक्शन नहीं होती। लेकिन अगर देखा जाए गैल्वेनिक सेल के अंदर, वो ऑटोमेटिकली अपने आप ही रिएक्शन करने लगते हैं। तो इतना तो समझ आ गया कि इलेक्ट्रोलिसिस काम कैसे करता है, क्यों करता है, ठीक है ना। तो इतना समझ आया, ओके। अब
इस तरीके से फैराडेज लॉ काम करते हैं। देखो मैंने आपको बताया जो फैराडेज लॉ है वो जो मतलब आप कह सकते हो मैं आपको क्या से बताऊं, हाँ क्या समझाऊं आपको इसमें, मैं आपको समझा सकता हूं कि अब जितने भी डिपॉजिट हुए कि एनोड पर कितने डिपॉजिट हुए और कैथोड पर कितने डिपॉजिट हुए आयंस, ठीक है, मतलब कैटायंस और एनायंस कहाँ कहाँ कितने डिपॉजिट हुए हैं, ठीक है। देखो डिपॉजिट ये वाला नहीं होगा, ये तो क्योंकि ऑक्सीडाइज होकर उड़ जाएगा, लेकिन ये वाला कैटायन जो है यहाँ पर डिपॉजिट होगा कैथोड पर, तो डिपॉजिट वहाँ होगा। तो ये जो फैराडेज लॉ है मैं यहाँ लिख देता हूँ, फैराडेज लॉ, ये इसके अंदर काम इस तरीके से करते हैं कि जो ये डिपॉजिट होने वाला सब्सटेंस है, डिपॉजिट सब्सटेंस को कैलकुलेट करता है, ठीक है। अब कैलकुलेट कैसे करता है, फैराडेज लॉ के ज़रिए। फैराडेज के अपने दो नियम होते हैं, सीधा याद रखो। एक ट्रिक होती है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको जिट याद रखना है, जिट किसके नाम से, जिट के, W = JIT। जेड से क्या होता है, जेड से मोलर कंडक्टिविटी, और इससे क्या होता है, आई से करंट हो गया, टी से टाइम हो गया, और डब्ल्यू से वर्क हो गया। ये फैराडेज का लॉ है, ठीक है। इतना समझ आया। तो ये आपका काम करता है ऐसे। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिसिटी बाहर से देते हैं और सेल के अंदर खुद ब खुद रिएक्शन करवाते हैं। हम अपने पास से रिएक्शन करवाते हैं, अपने आप स्पॉन्टेनियस रिएक्शन उसके अंदर नहीं होती, इसलिए हम नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन करवाते हैं, जिससे सेल क्या करता है, रिएक्शन करना शुरू कर देता है। और उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है वो जो है वो H+ और Cl, जिससे आयंस जो है वो कैटायन और एनायंस के अंदर टूट जाते हैं, ठीक है, जिससे वो अपनी पसंद की जगह पर जाना शुरू कर देते हैं, जिससे सेल के अंदर रिएक्शन होनी शुरू हो जाती है। और इसके कारण क्या हो जाता है, ये काम करने लग जाता है सेल, समझे। तो इसको लिखो, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन मैं आपको अभी इसके अंदर और भी बताऊंगा, पहले इसको लिखो फिर हम आगे की तरफ भी समझते हैं। देखो मैंने उस वाले क्वेश्चन का पार्ट भी यूज़ कर लिया है, ठीक है, और ये बहुत ज़रूरी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब आगे मैं बताता हूँ आपको, इसी के अंदर आएगा, क्योंकि हम अभी फैराडेज लॉ को ही समझा रहे हैं। तो फैराडेज लॉ में एक और चीज़ आती है, मैं आपको समझाने वाला हूँ, उसको लिखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट्स की, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो मैं आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ, एक तरह से रिवीजन ही हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। रिवीजन आप इसको मान सकते हो, क्योंकि आप लोगों को मैंने लिखने का टाइम दे दिया था, तो लिख लिया होगा ज़रूर आपने, ठीक है। इसको मैं मिटा देता हूँ अच्छे से। देन अब बात करेंगे आगे किस चीज़ के ऊपर, देख लेते हैं किस चीज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। हम बात करेंगे इसी के अंदर एक और चीज़ आती है, प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड ECE। क्या आता है, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस एंड ECE, मतलब क्या है, देखो मैंने लिखा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस और एंड ECE। ई का मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल, सी का मतलब बताओ क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट ECE, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, देखो इसके अंदर कंडीशन है एक, जब कभी भी आप लोग देखोगे तो कई बार हमारे पास जो सोल्यूशन होता है उसके अंदर बहुत ज़्यादा आयंस होते हैं। देखो मैंने आपको एक कंडीशंस कराई भी है, कभी कभी क्या होता है कि एक सोल्यूशन होता है उसके अंदर Na भी होता है और उसके अंदर Cl भी मिल जाएगा और उसके साथ साथ उसमें हाइड्रोजन भी मिल जाएगी, ठीक है। कई बार ऐसा हो जाता है, तो अब यहाँ पर कराए हैं क्वेश्चन मैंने ऐसे,
ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या होगा। यहाँ पर होगा क्या, इसी को काम करने के लिए, इसी के लिए हम लोग एक तरह की इक्वेशन यूज़ करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी इसके अंदर यूज़ होती है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है, जब भी आपके पास सॉल्यूशन के अंदर बहुत ज़्यादा आयंस आ जाते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको दिखाया, तो वहाँ पर आप कौन सी थ्योरी यूज़ करते हो, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। कौन सी, मैं लिख देता हूँ यार बार बार बोलने से, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी आप लोग इसका यूज़ करते हैं। इसके अंदर होता क्या है कि जिस भी आयन का, ठीक है, जिस भी आयन का जो रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। ठीक है, वही डिपॉजिट होगा। ठीक है, पहले वो डिपॉजिट होगा, जैसे मैं बता देता हूँ आपको कि यहाँ पर जिसका, यहाँ पर लिख लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा, ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। क्या करेगा, डिपॉजिट करेगा। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा वो डिपॉजिट करेगा। अब यहाँ आप लोग कर सकते हो इन दोनों में से कौन से का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा होगा, वो जाकर सबसे पहले कैथोड के ऊपर बैठ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया इतना। तो इसको बोलते हैं हम प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है, अगला जो हमारा टॉपिक है मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो, प्रेफरेंशियल वाले में मैं बता चुका हूँ कंप्लीट, ये सारा का सारा क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि ये दो तरह के फार्मूलाज हमारे पास होते हैं। लेकिन अगर आपको, मैंने ये भी बताया था कि ये भी बताऊँगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, यहाँ पर लिख देता हूँ इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ठीक है, मैं क्वेश्चन नहीं कंसेप्ट ही समझा रहा हूँ एक तरह से। ठीक है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। देखो, इसका जो फार्मूला होता है जेड होता है, जो मैंने अभी भी पीछे लिखवाया जेड वो होगा। ठीक है, मैंने शायद उसको मोलर कंडक्टिविटी बोल दिया, वो मोलर कंडक्टिविटी नहीं, इक्विवेलेंट था आपका। ठीक है, इसका जो फार्मूला होगा वो क्या होगा आपका, इक्विवेलेंट वेट, जितना वेट होगा इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय एफ। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय एफ, शायद यही होगा, एक बार चेक कर लेना। और याद रखना, मैं आप लोगों को पीडीएफ जो है वो देने वाला हूँ आज से आप लोगों को मैं हर टॉपिक का, हर चैप्टर के टॉपिक्स का पीडीएफ दूंगा। जो भी यहाँ पर कराऊंगा वो सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और जो नेक्स्ट क्लास में होने वाला है वो भी उसी पीडीएफ में मिल जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उसमें डाल दिए हैं, कंसेप्ट मैंने डाल दिया है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, लिंक मिल जाएगा, उसके अंदर आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके अंदर आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इतना समझ आए कि कैसे इक्विवेलेंट वेट निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। एफ़ आप जानते हो क्या होता है, फेराडेज कांस्टेंट होता है, जिसकी जो वैल्यू होती है वो 96500 होती है कूलम्ब के अंदर। ठीक है, तो इतना आप लोगों ने लिख लिया, जल्दी लिखो। फिर हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 और कंसेप्ट नंबर 2। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखो, डिफाइन स्पेसिफिक इक्विवेलेंट एंड मोलर कंडक्टिविटी बाय किसके, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पर इसका क्या असर होता है ये बताना है। ठीक है, इनका क्या असर होता है किसके ऊपर, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर। सबसे पहले क्वेश्चन की जो हेडिंग होगी वो होगी हमारी कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। जो टॉपिक की हेडिंग होगी वो होगी कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। क्या होगी, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी। ठीक है, इतना समझ आ गया। लिखो इसको जल्दी से,
फिर मैं आपको समझाता हूँ। जो कंडक्टेंस होता है वो आपका रेजिस्टेंस का उल्टा होता है। कंडक्टेंस का उल्टा क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का उल्टा कंडक्टेंस होता है, ठीक है। यानी कि कंडक्टेंस हो जाएगा आपका G इज़ इक्वल टू 1/R, ठीक है। G इज़ इक्वल टू 1/R। यहाँ पर ये आ जाएगा, वहाँ पर G चला जाएगा, ठीक है। तो ये होता है आपका उल्टा इसका कंडक्टेंस। और ये अब जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो K से लिखी जाती है। किससे लिखी जाती है? K से। इसको मिटा दीजिए, तो मैंने वैसे भी बताना नहीं था। जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज इक्वल टू K कप्पा। इसको कप्पा बोलते हैं। K से आप इसको डिनोट करते हैं। और जिसकी यूनिट होती है, यूनिट अगर मैं बताऊं आपको तो सेंटीमीटर क्यूब होती है। क्या होती है? सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, ठीक है। सेंटीमीटर क्यूब इसकी यूनिट होती है, ठीक है। अब मैं आपको डेफिनेशन के हिसाब से बताऊं तो जितना भी सॉल्यूशन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो मतलब क्या कहने का क्या मतलब है मेरा कि कंडक्टेंस है, ठीक है। ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है ये सेंटीमीटर क्यूब, ये इसकी कंडक्टेंस होगी किसकी? सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन की कंडक्टेंस को ही स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या है? मोलर कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट वाले सॉल्यूशन को कंडक्टिविटी है, ठीक है। ये देखो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपल भाषा में बताना चाहूँगा। याद मेरे नहीं आ रहा क्या था। हाँ देखो, इसे मोल में होती है। मोल वाला मोल, ये वाला मोल, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या लिखने वाला था, इसको क्या समझाने वाला था? कंडक्टिविटी है ना, कंडक्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी ही समझाने वाला था। हाँ कंडक्टिविटी समझाने वाला था, लेकिन ये स्पेसिफिक है, ये मोलर कंडक्टिविटी होगी। कौन सी कंडक्टिविटी? मोलर कंडक्टिविटी होगी। मोल के अंदर समझ आ गया इतना। और मोलर कंडक्टिविटी मोल आ गया यहाँ पर। और ये जो होती है ये इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है। जो सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी आपको दी जाएगी वो क्या होती है? इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी होती है। आपके पास दो तरह की वो होंगे ना, इलेक्ट्रोलाइट होगा एक सॉल्यूशन, एक होगा सिंपल सॉल्यूशन। उसमें से दोनों में से अगर सिंपल सॉल्यूशन की बात है तो सेंटीमीटर क्यूब के अंदर मिलेगा, और ये मिलेगा आपको किसमें? मोल के अंदर, पर मोल, ठीक है। मोल के हिसाब से मिलेगा। अब होता क्या है इसे मैं आपको सिंपल तरीके से बता देता हूँ कि सॉल्यूशन में जो आयंस है, जो सॉल्यूशन में आयंस है उनकी वजह से जो है वो मोमेंट की वजह से जो है वो करंट फ्लो करता है। इतना आप लोगों को भी पता ही होगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी दिन से जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कर रहे हो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो आप लोगों को पता है कि जो सॉल्यूशन है, जो सेल है, उसके अंदर आयंस के मूवमेंट से ही क्या बनती है? करंट बनता है। क्या बनता है? करंट बनता है। और इसी एबिलिटी के कारण जो है, ठीक है, इसी एबिलिटी के को ही आप लोग बोल सकते हो कंडक्टेंस। क्या बोल सकते हो? इसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं, क्योंकि कंडक्टेंस के अंदर करंट कंडक्ट होता है, ठीक है। कंडक्टेंस आप यहाँ लिख लो, कंडक्टेंस। मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, वैसे तो इसको डेफिनेशन नहीं बोल सकते, लेकिन आयंस की मूवमेंट की वजह से करंट बनता है, और उसी को हम क्या बोलते हैं? कंडक्टेंस बोलते हैं, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं कंडक्टेंस। ये सब कुछ आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, चिंता मत करो, ठीक है। पीडीएफ में ये पूरा मिल जाएगा। और अब होता क्या है, देखो अब अगर आप लोग डाइल्यूशन कर देते हो इसके अंदर आप लोग मान के चलो, मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ, ये मिटा दूँ, ठीक है, ये मिटा देता हूँ मैं।
मैं आपको एक सोल्यूशन देता हूँ। जैसे मेरे पास ये है और ये है, ठीक है। नो 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 नो, ठीक है। ठीक है। और सॉल्ट ब्रिज रह गया, हो गया सॉल्ट ब्रिज। अब क्या होगा कि अगर आप लोग इसके अंदर डाइल्यूशन के अंदर H2O यानी कि वाटर मिला दो, इसको डाइल्यूट कर दो, इसको भी डाइल्यूट कर दो, तो इसके अंदर होगा क्या, डाइल्यूशन करने से मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन क्यों बढ़ेगी, क्योंकि जो आयंस मूव करने के लिए बहुत स्पेस मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि डाइल्यूशन आपने कर दिया, अब ये प्योर तो रहा नहीं। प्योर के अंदर क्या होता है, जो आयंस है वो चिपके रहते हैं, लेकिन डाइल्यूशन करने के बाद वो एक दूसरे से थोड़े थोड़े अलग हो जाते हैं, उनके पास इधर उधर घूमने का स्पेस होता है। और वो क्या कहते हैं भाई अब तो बात बनेगी ही करंट करने के अंदर, तो ऐसे वो करंट पैदा करते हैं। इसीलिए मोलर कंडक्टिविटी आपकी बढ़ जाती है, क्योंकि डाइल्यूशन आपने कर दिया तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ना जाहिर सी बात है। ठीक है, लेकिन आप मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कैसे करते हो, मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करने का एक फ़ॉर्मूला है। ठीक है, डेल्टा एम, इंक ख़त्म हो गई है इनकी। चल मैं वैसे भी आज क्वेश्चन तो इतना ही कराना था, ये करा दिया हमने यहाँ। अभी हमने एक पॉइंट और रह गया इसका, ये वाला भी पॉइंट रह रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स वीक और स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या होता है। ठीक है, हम लिखेंगे डेल्टा एम से मोलर कंडक्टिविटी डिनोट की जाती है, डेल्टा एम से। ठीक है, डेल्टा एम से की जाती है, और जो इसका फॉर्मूला होगा वो ये होगा 1000 डिवाइडेड बाय एम। ठीक है, ये मोलैरिटी है। ठीक है, ये है आपका कप्पा किसको, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और ये है आपका 1000। ये किसके कारण आया है, ये डाइल्यूशन के कारण आया है। डाइल्यूशन कह रहा हूँ सॉल्यूशन के इसके कारण, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के ये क्यूब रूट सेंटीमीटर क्यूब के कारण। ठीक है, तो ये होती है आपकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइसिस में मैं आपको बताता हूँ आगे का। अब ऐसा होता क्यों है, ठीक है, कि ये बढ़ क्यों जाती है। ठीक है, देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो आयोनाइजेशन पावर है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, उनको आसानी से आयोनाइज किया जा सकता है। तो जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है वो पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाते हैं। इसीलिए आप कह सकते हो जो उनकी अल्फ़ा जो है वो 1 होता है, अल्फ़ा जो होता है वो 1 होता है। अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो 1 हो जाता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाता है, वो 1 हो जाता है। इसीलिए डाइल्यूशन पर कंडक्टिविटी जो है वो धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो जाती है। अब डाइल्यूशन आप कर रहे हो तो इनका जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कम होता चला जाता है और 1 पर आ जाता है, जिसके कारण जो होता है वो मोलर कंडक्टिविटी जो है वो धीरे 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 कर कर बढ़ती चली जाती है, क्योंकि उसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो चुका है। ठीक है, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 1 पर आ चुका है। आपको मैंने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करवाया है, आप जाके पिछली क्लासेस में देख सकते हैं। मैंने वो आपको इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी करवाया था, और मैंने आपको वो पीछे भी करवाया था इक्विलिब्रियम चैप्टर के अंदर, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, लेकिन अब बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की, हमने बात कर ली, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट में जो है वो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो आयोनाइज्ड डाइल्यूशन, ठीक है, आयोनाइज्ड डाइल्यूशन के अंदर बांधने लगते हैं एक दूसरे को। क्या लगते हैं, बहुत ज़्यादा बांधने लगते हैं एक दूसरे को, खींचने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, खींचने लगते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो मान के चलो इसके अंदर ये बैठा है एक कण, ये बैठा है एक आयन, ये बैठा है एक आयन, ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आसानी से आयनाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आसानी से आयनाइज आए। ठीक है, आसानी से आयनाइज
लेकिन ये स्ट्रॉन्ग वाला है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। आपको सब कुछ पीडीएफ में मिल जाएगा, बस आप यहाँ समझ लो। ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो आसानी से क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा। लेकिन ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट मान के चलो, ये वीक है, ठीक है। क्या है ये? वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये क्या होगा, इसके जो कण हैं डाइल्यूशन करने पर, ठीक है, डाइल्यूशन बढ़ाने पर ये एक दूसरे को चिपकने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? चिपकने लगेंगे, चिपकने लगते हैं, ठीक है। और जब ये चिपकने लगते हैं तो ये आयोनाइज, देखो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट वो आयोनाइजेशन पावर बहुत कम होती है, इसलिए वो डाइल्यूशन के अंदर जो आयंस है वो एक दूसरे को खींचने लगते हैं, एक दूसरे को बांधने लगते हैं। कहता भाई देख यार, तू बाहर चला गया ना तो मुझे ये लोग ख़त्म कर देंगे, तू इधर ही आ जा, चिपक मेरे साथ बैठ, मेरे साथ यहीं बैठ रहा, ठीक है। तो ऐसे उनको पकड़ कर बैठ जाता है और एक दूसरे से चिपकने लगते हैं डाइल्यूशन। और ये कहता है देखते हैं कौन आएगा सवाल मेरे आगे, देखते हैं कौन बोलता है। आओ डॉन, दादा मैं डॉन हूँ। तो ऐसी ऐसी हरकतें ये करते हैं और वो भी ऐसी ऐसी हरकतें करने लगते हैं, ठीक है। इतना तो समझ आ ही गया होगा। अब आप लोगों को एक उसके अंदर पीडीएफ मिलेगी, ऐसे मैंने एक पीडीएफ बनाई हुई है, उसके अंदर एक टेबल है, ठीक है। टेबल क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीएस वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उसके अंदर उनकी सारी खूबियाँ मिलेगी। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और उसके अंदर ये नहीं है सिर्फ इसी की मिलेगी, उसके अंदर आप लोगों को काफ़ी सारी मिलेगी, ठीक है। उसके अंदर पाइथन वगैरह की भी है, ठीक है। और ये क्या बोलते हैं उसको, HTML CSS, इन सब की PDFs है। लेकिन आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री करके नाम करके एक PDF मिलेगी जो सबसे लास्ट में मिलेगी, सबसे लास्ट वाले में मिलेगी, ठीक है। उसको आप लोग देख सकते हो और आपको वहाँ से PDF मिल जाएगी और पूरे क्वेश्चन मिलेंगे जितने हम करने वाले हैं। सबका सिंपल एक्सप्लेनेशन हिंदी में लिखा हुआ है और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, सब कुछ है, हिंदी इंग्लिश दोनों है उसमें, ठीक है। जो अंग्रेज़ है वो अंग्रेज़ी में पढ़े, जो हिंदी है वो हिंदी में पढ़े, ठीक है। तो आज हम इतना ही करेंगे। कैसा लगा आपको कंसेप्ट कमेंट में प्लीज़ बताना, ठीक है। और आप लोग बताते नहीं हो, बताना ज़रूर, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।